हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंसी लर्निंग विद निकिता। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम रैपिड रिवीजन करेंगे एमएमपीसी 14 का। ये वीडियो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज मैंने इसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं जो मैं आप सभी को क्विकली समझा दूंगी ताकि आप अपने एमएमपीसी 14 के एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर होकर जा पाओ। मतलब अगर आप ये वीडियो लास्ट मोमेंट पर भी देख रहे हो तो भी यू कैन स्कोर गुड। और अगर आपको इस रिवीजन क्लास की पीडीएफ चाहिए या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स प्लस एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट ज़रूर चेक करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिंपल मतलब होता है एक कंपनी या एक बिजनेस के फंड्स को एफिशिएंटली मैनेज करना। यानी पैसा कहाँ से लाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे यूज़ करना है, यही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट गोल क्या होता है? वैल्यू क्रिएट करना। वैल्यू क्रिएशन मीन्स सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि कंपनी की ओवरऑल वैल्यू को बढ़ाना जिससे शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। ओके, सो दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि कंपनी सिर्फ अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने पे फोकस करे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। जैसे मान लो कंपनी चीप रॉ मटेरियल यूज़ करती है ताकि कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर सकती है इससे। सो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म में कस्टमर्स छोड़ के चले जाएंगे, कस्टमर लॉयल्टी नहीं रहेगी। ओके, सो दिस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब दूसरी तरफ है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इससे बेटर ऑप्शन है। इसमें कंपनी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचती है, रिस्क को कंसिडर करती है और शेयर होल्डर्स की वैल्यू को बढ़ाती है। जैसे मान लो कोई कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है, सो इससे भले ही आज प्रॉफिट कम होगा लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ ज़्यादा होगी। ओके, सो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, नॉट जस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद है फाइनेंस फंक्शन एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। देखो, बेसिकली फाइनेंस डिपार्टमेंट के तीन मेन काम होते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कंपनी डिसाइड करती है कि पैसा कहाँ लगाना है, जैसे न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या फिर न्यू मशीनरी खरीदनी है, इस तरह से। ओके, फाइनेंसिंग डिसीजन में डिसाइड होता है कि पैसा कहाँ से आएगा, मीन्स लोन से या फिर शेयर्स इशू करके। ठीक है, और डिविडेंड डिसीजन में डिसाइड होता है कि प्रॉफिट का कितना पार्ट शेयर होल्डर्स को देना है और कितना बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है। ये होते हैं डिविडेंड डिसीजंस। ओके, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो एक स्टार्टअप है जो एक नया ऐप बनाना चाहता है। ठीक है, तो वो ये डिसाइड करता है कि ऐप बनाना है तो ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया, पैसा इन्वेस्टर से लाना है, ये फाइनेंसिंग है, और अगर प्रॉफिट होता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब उसे डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर री इन्वेस्ट करें, ये डिविडेंड डिसीजन है। ओके, उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सिंपल सा मतलब होता है कि आज का पैसा फ्यूचर के पैसों से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूँ कि आज 100 रुपये ले लो या फिर 1 साल बाद 100 रुपये ले लो, तो ऑब्वियसली आप आज लोगे। क्यों? क्योंकि आज आप उस पैसे को 100 रुपये को इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा सकते हो। ठीक है, मान लो आपने 100 रुपये को 10% पे इन्वेस्ट किया तो नेक्स्ट ईयर में वो 110 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फाइनेंस में हम प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू दोनों को कैलकुलेट करते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड इट्स सोर्सेस। देखो, फाइनेंस में रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, मतलब आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि आपको रिटर्न क्या मिलेगा। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट रिस्क बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब होता है जो एंटायर मार्केट, पूरी एंटायर इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब जिस रिस्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जो अनकंट्रोलेबल होता है। और अनसिस्टमैटिक रिस्क का मतलब है जो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या स्पेसिफिक कंपनी को अफेक्ट करता है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, इसको मैनेज किया जा सकता है। ओके, अब रिस्क के भी डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि मार्केट रिस्क, मीन्स जब स्टॉक मार्केट गिर जाता है, या फिर बिजनेस रिस्क, मतलब जब कंपनी की सेल्स कम हो जाती है, या फाइनेंशियल रिस्क मीन्स जब कंपनी ज़्यादा लोन ले लेती है और इंटरेस्ट का प्रेशर बढ़ जाता है, बर्डन बढ़ जाता है। और इंटरेस्ट रेट रिस्क भी होता है, जैसे जब इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं। ओके, सो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क। अब एक इन्वेस्टर किस पर्सपेक्टिव से सोचता है कि जितना ज़्यादा रिस्क वो लेगा उतना ही ज़्यादा उसको रिटर्न मिलेगा, उतना ही ज़्यादा वो रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। ओके, उसके बाद आप देखते हैं वैल्यूएशन। देखो, वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी असेट या कंपनी की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना। ओके, अब वैल्यूएशन की तीन मेन अप्रोचेस होती हैं, इनकम अप्रोच, मार्केट अप्रोच एंड असेट अप्रोच। इनकम अप्रोच का मतलब होता है
एक कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स एस्टिमेट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू या उसकी एक्चुअल वर्थ कैलकुलेट करना, ये तो होती है इनकम अप्रोच। ओके, उसके बाद आती है मार्केट अप्रोच, मतलब सिमिलर कंपनीज की मार्केट वैल्यू देख के उसे कंपेयर करके एक बिजनेस का वैल्यूएशन करना या उसकी एक्चुअल वर्थ फाइंड आउट करना, ये होती है मार्केट अप्रोच। ओके, उसके बाद होती है असेट अप्रोच, मीन्स एक बिजनेस की नेट वर्थ कैलकुलेट करना, मीन्स उसकी असेट्स में से उसकी लाइबिलिटीज माइनस करना, इसके थ्रू एक कंपनी का वैल्यूएशन करना, ये होती है असेट अप्रोच। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब वैल्यूएशन के लिए एक फ्रेमवर्क भी यूज़ होता है, EIC एनालिसिस, मीन्स जब एक इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो EIC एनालिसिस ज़रूर करता है, मतलब इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी एनालिसिस। मतलब सबसे पहले आप इकोनॉमी देखते हो, GDP ग्रोथ, इन्फ्लेशन, ठीक है, फिर इंडस्ट्री एनालाइज करते हो कि एक इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल कैसी है, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करते हो कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे मान लो अगर आप किसी IT कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहले तो आप चेक करोगे कि इकोनॉमी स्टेबल है या नहीं, फिर IT इंडस्ट्री ग्रो कर रही है या नहीं, कितनी ग्रोथ पोटेंशियल है, कितना कंपटीशन है उस इंडस्ट्री में, ठीक है, और फिर कंपनी के बारे में देखोगे कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। ओके, सो इसको हम टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है मिनिमम रिटर्न जो कंपनी को अर्न करना ही चाहिए ताकि इन्वेस्टर सेटिस्फाई हो पाए, ठीक है। सो ये बेसिकली कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है, वही होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल दो टाइप्स की हो सकती है, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब होता है वो इंटरेस्ट जो कंपनी अपने लोन या बोरिंग्स पर देती है, मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, बैंक से लिया हुआ पैसा कभी भी फ्री तो नहीं होता, उस पर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है, वही होती है कॉस्ट ऑफ डेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कंपनी ने 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया और उस पर 10% इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या हुई, 10,000 रुपीज़। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है, इसलिए एक्चुअल कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है। ओके, सो ये होती है कॉस्ट ऑफ डेट। उसके बाद आती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब है वो रिटर्न जो शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर, मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, जो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब शेयर्स बाय करते हैं उनके, तो उन्हें रिटर्न चाहिए होती है और वही होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर इन्वेस्टर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें 12% रिटर्न मिले, तो कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी, 12%। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इसमें कोई फिक्स पेमेंट नहीं होता, मतलब इंटरेस्ट की तरह, लेकिन इसमें एक्सपेक्टेशंस हाई होती है शेयर होल्डर्स की, इसलिए मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजुअली कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा होती है। ओके, देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को थोड़ा सा और देख लेते हैं क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का मतलब ये होता है कि वो रिटर्न जो शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के बदले, ठीक है। सो कंपनी के लिए तो ये कॉस्ट है और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है। ओके, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल की सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। मीन्स कंपनी जब प्रोजेक्ट चूज करती है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बेंचमार्क बनाती है कि मतलब अगर रिटर्न इससे ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकती है कंपनी। ओके, देन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में भी हेल्पफुल होता है ये, ठीक है। मीन्स डेट वर्सेस इक्विटी मिक्स डिसाइड करने में हेल्प करती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। देन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में भी हेल्प करता है, मीन्स शेयर की फेयर वैल्यू निकालने में यूज़ होता है। देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, मीन्स अल्टीमेटली गोल तो क्या होता है शेयर होल्डर्स की रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, तो वो भी इसके थ्रू ही हो सकती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के थ्रू ही। ओके, सो ये सिग्निफिकेंस होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल की। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के मेथड्स में सबसे पहले तो है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। इसे फॉर्मूलाज आप याद कर लेना। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी। D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के बदले में, ठीक है। P0 मतलब कंपनी के शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस और जी मतलब ग्रोथ रेट। ओके, सो ये तो होता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। उसके बाद सेकेंड मेथड होता है CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रिटर्न, RM का मतलब होता है मार्केट रिटर्न और बीटा मतलब रिस्क लेवल। सो मीन्स यहाँ पे रिस्क को कंसिडर किया जाता है, इसलिए सबसे रियलिस्टिक मेथड ये होता है। ओके, देन उसके बाद आता है अर्निंग्स यील्ड मेथड। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू E डिवाइड बाई P।
मीन्स अर्निंग्स डिवाइड बाय प्राइस, ओके, सिंपल। देन फोर्थ होता है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, मीन्स पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को एस्टिमेट करना, ओके। सो दीज आर दी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड्स। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है कैपिटल बजटिंग का। कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के मतलब कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पे कंपनी डिसाइड करती है कि कोई प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं, तो डिसीजंस क्या सोच के लेगी, तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती है, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि एनपीवी, आईआरआर, पे बैक पीरियड, ओके। देखो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक तो होती है एनपीवी, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। मीन्स अगर किसी भी प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव है, मतलब प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, तो एक्सेप्ट कर सकती है कंपनी, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो और उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1200 रुपीज़ आती है, तो मतलब 200 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो मतलब प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ओके। ये तो होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। सेकेंड टेक्निक होती है आईआरआर, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर वो रेट होती है मीन्स जहाँ पे एनपीवी जीरो हो जाता है, मतलब इन सिंपल लैंग्वेज ये बताता है कि प्रोजेक्ट कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है, ठीक है। आईआरआर का रूल क्या होता है, अगर आईआरआर ज़्यादा है, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर प्रोजेक्ट का आईआरआर 15% है और कंपनी की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, मतलब कंपनी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ओके। उसके बाद है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड ये बताता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा, मतलब इन सिंपल लैंग्वेज कितने साल में पैसा वापस आ जाएगा, इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कितने साल में वापस आ जाएगा। अब इसका रूल ये होता है कि जिसका पे बैक पीरियड कम होगा वो प्रोजेक्ट उतना ही बेटर माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और हर साल 500 वापस मिल रहे हैं, तो 2 साल में इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा, ठीक है। सो ये होता है पे बैक पीरियड। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, वही होती है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ओके। अब वर्किंग कैपिटल की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि वर्किंग कैपिटल एक बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। मीन्स डेली एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी, रेंट, रॉ मटेरियल, सबके लिए इजीली पे कर पाती है कंपनी, ओके। देन लिक्विडिटी को मेंटेन करती है वर्किंग कैपिटल, मीन्स कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को भी टाइम पे कर पाती है। देन इट अवॉइड्स फाइनेंशियल क्राइसिस, मीन्स अगर कंपनी को कभी कैश की शॉर्टेज हो जाए तो उससे भी बचाती है वर्किंग कैपिटल। देन इट इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी, मीन्स एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से बेटर प्रॉफिट्स भी होते हैं, मीन्स प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते हैं। देन इट बिल्ड्स गुडविल, मीन सप्लायर्स और क्रेडिटर्स के साथ ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, ओके। सो ये इंपॉर्टेंस होती है वर्किंग कैपिटल की। अब कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में दो चीज़ें आती है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब कि डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ओके। एंड करंट लायबिलिटीज में आते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मतलब कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओके। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फाइनेंशियल मार्केट। देखो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है वो प्लेस या सिस्टम जहाँ बायर्स और सेलर्स फाइनेंशियल असेट्स जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, इन सब की ट्रेडिंग करते हैं, ये होता है फाइनेंशियल मार्केट। फॉर एग्जांपल जैसे शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट, ये सभी फाइनेंशियल मार्केट्स के एग्जांपल्स हैं, ओके। अब देखते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स के रोल में सबसे पहले है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, मीन्स फाइनेंशियल मार्केट सेविंग्स को मोबिलाइज करता है, मीन्स पब्लिक की सेविंग्स को कलेक्ट करके उसको प्रोडक्टिव यूज में लगाता है, ओके। देन कैपिटल फॉर्मेशन, मीन्स फाइनेंशियल मार्केट्स कंपनीज को फंड्स भी प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए, ओके। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीन्स फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है जो कि जिससे इकोनॉमी ग्रो करती है, ओके। देन प्राइस डिटर्मिनेशन, मीन्स डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर सिक्योरिटीज़ का प्राइस भी डिसाइड किया जाता है। देन लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब असेट्स को इजीली बाय और सेल किया जा सकता है, ओके। सो ये रोल होता है फाइनेंशियल मार्केट्स का। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। अब फाइनेंशियल मार्केट्स के फंक्शंस में सबसे पहले है फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ फंड्स, मीन्स इन्वेस्टर्स से कंपनीज तक पैसा ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। देन प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़,
मीन्स इन्वेस्टर्स को डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, इन सब में इन्वेस्ट कर मतलब इन्वेस्टर्स इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन रिस्क शेयरिंग मीन्स इन्वेस्टर्स अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। देन इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी मीन्स प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस भी फॉलो होते हैं यहाँ पे। देन प्रमोट सेविंग हैबिट्स मीन्स लोग इन्वेस्ट करने के लिए भी एनकरेज होते हैं। ओके, सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। अब देखो, फाइनेंशियल मार्केट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का मतलब होता है वो फाइनेंशियल मार्केट जहाँ शॉर्ट टर्म फंड्स की बोरिंग और लेंडिंग होती है, मीन्स जनरली अप टू 1 ईयर। ठीक है, जैसे मनी मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जाते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी। ओके, अब देखते हैं सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मार्केट। तो देखो, उसमें सबसे पहले इट इंश्योर्स लिक्विडिटी मीन्स मनी मार्केट बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस को शॉर्ट टर्म कैश नीड्स फुलफिल करने में हेल्प करता है। ओके, देन मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन मीन्स मनी मार्केट, आरबीआई भी मनी मार्केट के थ्रू ही मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। ओके, देन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मीन्स मनी मार्केट कंपनीज को वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स भी प्रोवाइड करता है। देन इट मेंटेन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मीन्स इकोनॉमी में कैश फ्लो भी स्मूथ रखता है। देन लो रिस्क एंड हाई लिक्विडिटी मीन्स इंस्ट्रूमेंट सेफ है और यहाँ इजीली कन्वर्टेबल होते हैं। ओके, सो ये सिग्निफिकेंस मनी मार्केट की। उसके बाद देखते हैं पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट, जैसे कि आरबीआई सेंट्रल बैंक, ठीक है ना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और मार्केट को भी रेगुलेट करता है आरबीआई। देन कमर्शियल बैंक्स बोरो और लेंड दोनों कर सकते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एनबीएफसीज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब भी पार्टिसिपेट करते हैं मनी मार्केट में। देन कुछ कॉर्पोरेट्स जो शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करते हैं, जैसे कि कमर्शियल पेपर। ओके, देन गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू करके शॉर्ट टर्म फंड रेज करती है। देन कुछ डीलर्स या ब्रोकर्स जो मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच इंटरमीडियरी का रोल प्ले करते हैं। सो दीज आर दी पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट। ओके, उसके बाद आता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब होता है वो फाइनेंशियल मार्केट जहाँ लॉन्ग टर्म फंड्स की रेजिंग और ट्रेडिंग होती है फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, कैपिटल मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। ओके, अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल मार्केट। सबसे पहले तो है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मीन्स कैपिटल मार्केट कंपनीज को एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए फंड्स प्रोवाइड करता है। देन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इंडस्ट्रीज ग्रो करती है, इससे इकोनॉमी डेवलप होती है। देन वेल्थ क्रिएशन मीन्स इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिलती है कैपिटल मार्केट से। देन लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है मीन्स सिक्योरिटीज को इजीली बाय और सेल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस हो गई कैपिटल मार्केट की। उसके बाद देखो, कैपिटल मार्केट के कंपोनेंट्स में दो टाइप्स हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, यहाँ न्यू सिक्योरिटीज इशू की जाती है फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे कि आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, उसके बाद होता है सेकेंडरी मार्केट मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। ठीक है, अब देखते हैं पार्टिसिपेंट्स इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स में सबसे पहले तो है कंपनीज जो कि इशूअर्स होती है मीन्स फंड्स रेज करती है शेयर्स और बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, देन इन्वेस्टर्स मीन्स जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशंस जो सब इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, देन स्टॉक एक्सचेंजेस मीन्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ओके, देन इंटरमीडियरीज जैसे कि ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स। ठीक है, देन रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये मार्केट को रेगुलेट और प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो दीज आर दी पार्टिसिपेंट्स इन कैपिटल मार्केट। चलिए अब देखते हैं इक्विटी शेयर्स वर्सेस डिबेंचर्स। देखो, कंपनी अपने फंड्स रेज करने के लिए मेनली दो सोर्सेज यूज करती है, या तो इक्विटी शेयर्स या फिर डिबेंचर्स या फिर बोथ ऑफ देम। ओके, तो सबसे पहले तो बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो, इक्विटी शेयर्स ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं और डिबेंचर्स लोन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में अगर हम डिफरेंस देखें, कंपैरिजन करें इन दोनों का, तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर इक्विटी इज इक्वल्स टू ओनरशिप, डिबेंचर्स इक्वल्स टू डेट। ठीक है, रिटर्न की बेसिस पे देखें तो इक्विटी में एक डिविडेंड मिलता है जो कि फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है प्रॉफिट पे, और डिबेंचर में एक फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया जाता है, ये कंपल्सरी पेमेंट होता है। ठीक है, रिस्क के पर्सपेक्टिव से देखें तो इक्विटी में हाई रिस्क होती है तो रिटर्न भी हाई मिलता है, डिबेंचर में रिस्क कम होती है और फिक्स रिटर्न मिलती है। ओके,
कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से देखें तो इक्विटी होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं एंड डिबेंचर होल्डर्स को कोई कंट्रोल नहीं मिलता। देन रीपेमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो इक्विटी में कोई फिक्स रीपेमेंट नहीं होता, लेकिन डिबेंचर में फिक्स पेमेंट होता है, मेच्योरिटी पे रीपे करना ही पड़ता है। और टैक्स बेनिफिट के पर्सपेक्टिव से देखें तो देखो डिविडेंड पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, बट इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है। ओके, सो ये दो डिफरेंसेस हो गए बिटवीन इक्विटी एंड डिबेंचर्स। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लीवरेज एनालिसिस। देखो लीवरेज का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट का यूज करके रिटर्न्स को इंक्रीज करना या मैक्सिमाइज करना। ठीक है, अब देखो लीवरेज को, स्पेशली फाइनेंशियल लीवरेज को डबल एज्ड वेपन कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो लीवरेज जो है वो प्रॉफिट को बढ़ा भी सकता है और लॉस को भी बढ़ा सकता है, मीन्स प्रॉफिट को कम भी कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो जब एक कंपनी की सेल्स बढ़ती है, ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहती है बट प्रॉफिट फास्ट पेस पे इंक्रीज होता है। ओके, तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव साइड हो गया। पर जब सेल्स गिरती है, जब सेल्स डिक्रीज होती है, तब भी फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहती है लेकिन लॉस रैपिडली इंक्रीज होता है, तो ये एक नेगेटिव साइड हो गया। इसीलिए फाइनेंशियल लीवरेज को डबल एज्ड वेपन कहा जाता है, जिसकी पॉजिटिव साइड भी होती है एंड नेगेटिव साइड भी। मीन्स जो एक कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा भी सकता है और प्रॉफिट कम भी कर सकता है। ओके, चलिए बात है नेक्स्ट टॉपिक पे, कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक कंपनी का डेट और इक्विटी का मिक्स, मतलब एक कंपनी कितने फंड्स डेट से रेज कर रही है और कितने फंड्स इक्विटी से रेज कर रही है। ठीक है, अब एक कंपनी का अप्रोप्रिएट या फिर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा? ठीक है, ऐसा मतलब ऐसा परफेक्ट मिक्स जो कंपनी की कॉस्ट को मिनिमाइज करे और फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करे। ओके, सो अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स ओवरऑल कॉस्ट मीन्स WACC, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम होनी चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट है मैक्सिमम फर्म वैल्यू, मीन्स शेयर प्राइस और कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। देन बैलेंस रिस्क, रिस्क भी बैलेंस में होना चाहिए, मतलब डेट इतना हो कि रिस्क कंट्रोल में रहे। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्यूचर फंडिंग के लिए स्कोप भी होना चाहिए। देन कंट्रोल रिटेंशन मीन्स ओनरशिप अननेसेसरीली डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए। देन प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट मीन्स डेट का ज़्यादा यूज़ कर लो, क्योंकि डेट चीप होती है, तो चीप डेट का यूज़ करके रिटर्न्स भी इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ एन अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद है डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मीन्स एक फर्म कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करती है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते वक्त। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मिनिमाइज होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, तो ये तो सबसे पहले देखती होगी फर्म्स। ठीक है, देन सेकंड होता है रिस्क लेवल, मतलब रिस्क लेवल देखो अगर रिस्क ज़्यादा है तो डेट का कम यूज़ करो, रिस्क कम है तो डेट ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। देन कंट्रोल कंसिडरेशंस देखो कि इक्विटी से तो ओनरशिप वैल्यूट होती है, तो अगर ओनरशिप वैल्यूट नहीं करना चाहते हो तो डेट का यूज़ करो। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस देखो, मतलब फ्यूचर नीड्स के लिए भी बोरिंग कैपेसिटी बचानी होती है, तो वो भी कंसिडर करती है कंपनीज। देन मार्केट कंडीशंस भी देखती है कि अगर फेवरेबल मार्केट है तो इक्विटी इशू करना अच्छा है, बेटर है। ठीक है, देन टैक्स बेनिफिट्स देखो, डेट पर जो टैक्स, मतलब डेट पर जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस भी देखा जाता है कि स्टेबल कंपनीज है तो डेट अफोर्ड कर सकती है। और लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी देखो, लीगल और रेगुलेटरी फैक्टर्स देखो, मतलब रूल्स और पॉलिसीज भी इम्पैक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिविडेंड पॉलिसी। देखो डिविडेंड का मतलब क्या होता है? कंपनी की प्रॉफिट्स का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, अब कंपनीज डिविडेंड देती ही क्यों है? वाई कंपनीज पे डिविडेंड, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। सो शेयर होल्डर सेटिस्फैक्शन के लिए, मीन्स इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम मिलनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि शेयर होल्डर्स सेटिस्फाई रहे। देन कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, मीन्स अगर एक स्टेबल डिविडेंड दिया जाएगा तो कंपनी इससे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लगती है। देन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, मीन्स डिविडेंड पेइंग कंपनीज जो होती है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, देन सिग्नल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मीन्स डिविडेंड देने का मतलब क्या है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। देन इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, मीन्स रेगुलर रिटर्न से रिस्क परसेप्शन कम होता है। ओके, सो दीज आर द रीजंस दैट व्हाई कंपनीज पे डिविडेंड। ओके, अब देखते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिविडेंड पॉलिसी, मीन्स ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो डिविडेंड पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो है प्रॉफिटेबिलिटी, मीन्स अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा डिविडेंड्स भी पॉसिबल होंगे देना। ठीक है, देन लिक्विडिटी पोजीशन, मीन्स कैश का अवेलेबल होना भी ज़रूरी है। देन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, अगर कंपनीज को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है तो मतलब ग्रोथ कंपनीज डिविडेंड कम देती है और प्रॉफिट्स को
री इन्वेस्ट करती है। देन स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, मीन्स अगर अर्निंग्स स्टेबल है तो डिविडेंड पॉलिसी भी स्टेबल होगी। देन टैक्सेशन पॉलिसी, मीन्स टैक्स रूल्स भी डिविडेंड डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। देन इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस, मतलब शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस भी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी डिविडेंड पॉलिसी को इम्पैक्ट करती है। ओके, अब देख लेते हैं डिफरेंट फॉर्म्स या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड। तो सबसे पहले तो होता है कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो डिविडेंड कैश के फॉर्म में दिया जाता है। उसके बाद होता है स्टॉक डिविडेंड, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स देना शेयर होल्डर्स को, जैसे कि या फिर बोनस शेयर्स। ओके, उसके बाद आता है स्क्रिप डिविडेंड, मतलब कुछ एडिशनल शेयर्स देना शेयर होल्डर्स को। उसके बाद होता है प्रॉपर्टी डिविडेंड, मतलब कुछ मतलब कोई फिजिकल एसेट्स या कोई प्रॉपर्टी देना शेयर होल्डर्स को। उसके बाद होता है लिक्विडेटिंग डिविडेंड, मतलब जब कंपनी लिक्विडेट होती है, जब बंद होती है, तब कुछ शेयर्स या एसेट्स देना शेयर होल्डर्स को। उसके बाद होता है बॉन्ड डिविडेंड, मतलब पीरियोडिक पेमेंट देना बॉन्ड होल्डर्स को। उसके बाद होता है स्पेशल डिविडेंड, मतलब रेगुलर डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। ओके, सो दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज। डिविडेंड पॉलिसीज भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। उसमें सबसे पहले है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है कि शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया जाएगा, चाहे कंपनी की अर्निंग्स कितनी भी हो, वो डिविडेंड को अफेक्ट या इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। ठीक है, सो एज पर स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड ही दिया जाएगा। उसके बाद आती है इंक्रीमेंटल डिविडेंड पॉलिसी। नाउ एज पर दिस पॉलिसी शेयर होल्डर्स को इंक्रीज्ड डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, और इस पर भी कंपनी की अर्निंग्स का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, मतलब चाहे कंपनी की अर्निंग्स कितनी भी हो, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, शेयर होल्डर्स को इंक्रीज्ड डिविडेंड ही दिया जाएगा। ओके, उसके बाद आती है स्टेबल डिविडेंड पे आउट रेशियो पॉलिसी। इसका मतलब होता है कि अगर अर्निंग स्टेबल है कंपनी की तो डिविडेंड भी स्टेबल दिया जाएगा, और अगर अर्निंग्स फ्लक्चुएट हुई तो डिविडेंड भी फ्लक्चुएट होगा, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा। ओके, उसके बाद लास्ट पॉलिसी होती है रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। देखो, रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है कि कंपनी पहले ये देखेगी कि उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, उसके लिए उसको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले तो वो कंपनी उस मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फंड्स को यूज़ करेगी। उसके बाद अगर अर्निंग्स में से कुछ रेसिडुअल बचता है, तब वो उसमें से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, और इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब देखते हैं रेलेवेंस थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। देखो, ये थ्योरीज कहती है कि डिविडेंड पॉलिसी फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करती है। इसमें दो मॉडल्स आते हैं। सबसे पहले तो है वॉल्टर्स मॉडल। वॉल्टर्स मॉडल क्या कहता है कि डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंटरलिंक्ड होते हैं। मतलब अगर कंपनी की रेट ऑफ रिटर्न उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, तो इस केस में तो कंपनी को प्रॉफिट्स रिटेन करने चाहिए, डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए, या फिर डिविडेंड बहुत कम देना चाहिए। ठीक है, बट अगर कंपनी की रेट ऑफ रिटर्न कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो इस केस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कंपनी को। ठीक है, तो वॉल्टर्स मॉडल के अकॉर्डिंग मतलब राइट डिविडेंड पॉलिसी फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकती है। ठीक है, गॉर्डन्स मॉडल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स करंट डिविडेंड को फ्यूचर कैपिटल गेन से भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मीन्स इन्वेस्टर्स करंट डिविडेंड या करंट इनकम को प्रेफर करते हैं रेदर देन कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, मतलब आज का 1 रुपये डिविडेंड भी फ्यूचर के 1 रुपये अनसर्टेन 1 रुपये से ज़्यादा है। ठीक है, सो हायर डिविडेंड मतलब हायर शेयर प्राइस, सो इससे भी कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होती है। सो रेलेवेंस थ्योरी का कहना यही है कि डिविडेंड पॉलिसी डज अफेक्ट कंपनीज वैल्यू। मीन्स डिविडेंड पॉलिसी कंपनी के वैल्यू को अफेक्ट करती है, इम्पैक्ट करती ही करती है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, बिहेवियल फाइनेंस। देखो, बिहेवियल फाइनेंस का मतलब होता है फाइनेंशियल डिसीजंस में ह्यूमन साइकोलॉजी और इमोशंस के इम्पैक्ट को स्टडी करना। ठीक है, मतलब इन सिंपल वर्ड्स देखो, इन्वेस्टर्स हमेशा रैशनल नहीं होते, वो इमोशंस और बायसेस से इन्फ्लुएंस होते हैं। सो बिहेवियल फाइनेंस इसी चीज़ को स्टडी करता है। ओके, अब इसमें 5 इंपॉर्टेंट बायसेस होते हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर अपनी नॉलेज को कभी कभी ओवर एस्टिमेट कर देता है और इसके बेसिस पे वो रिस्की डिसीजंस भी ले लेता है। तो ये तो होता है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। सेकेंड होता है हर्ड बिहेवियर, मतलब दूसरों को फॉलो करके इन्वेस्ट करना, कि सब बाय कर रहे हैं तो चलो मैं भी कर लेता हूँ, ये होता है हर्ड बिहेवियर। उसके बाद होता है लॉस एवर्जन बायस, मतलब लॉस का डर ज़्यादा होता है कंपेयर टू प्रॉफिट, सो हम लॉस में शेयर सेल नहीं करते, ये होता है लॉस एवर्जन बायस। उसके बाद होता है एंकरिंग बायस, मतलब इन्वेस्टर एक पर्टिकुलर प्राइस या इन्फो पर स्टिक हो जाता है और उसी के बेसिस पर डिसीजन लेता है, ये होता है एंकरिंग बायस। उसके बाद होता है कंफर्मेशन बायस,
इसका मतलब है कि इन्वेस्टर सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान देता है जो उसकी बिलीफ को सपोर्ट करती है, और बाकी सभी कॉन्ट्रोडिक्टरी इन्फॉर्मेशन को वो इग्नोर कर देता है। सो ये होता है कन्फर्मेशन बायस। ओके, सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट बायसेस इन बिहेवियरल फाइनेंस। चलिए अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। देखो, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस करती है ताकि वो अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए। ओके, नाउ व्हाई डू कंपनीज गो फॉर रीस्ट्रक्चरिंग? कंपनीज रीस्ट्रक्चरिंग करती ही क्यों है? सबसे पहले तो टू इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मीन्स लॉस को रिड्यूस करके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। देन टू रिड्यूस डेट बर्डन मीन्स ज़्यादा डेट को मैनेज या फिर रीस्ट्रक्चर करने के लिए। देन टू इंक्रीज एफिशिएंसी मीन्स कंपनी के ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। देन टू सर्वाइवल इन क्राइसिस मीन्स फाइनेंशियल डिस्ट्रेस या फिर लॉसेस से बचने के लिए। या फिर फोकस ऑन कोर बिजनेस मीन्स नॉन कोर एक्टिविटीज़ को सेल करके मेन बिजनेस पर फोकस करने के लिए। तो यही रीजंस होते हैं, यही मेन रीजंस होते हैं दैट व्हाई डू कंपनीज गो फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। ओके, चलो अब एक और चीज़ देख लेते हैं, मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। उसमें सबसे पहला मेथड तो होता है बायबैक ऑफ शेयर्स। देखो, बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जब एक कंपनी अपने खुद के शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स से वापस से परचेज कर लेती है, रीपरचेज कर लेती है, उसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। ओके, उसके बाद होता है कन्वर्जन ऑफ डेट और प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी। मीन्स जब कंपनी अपने डेट या अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करती है। अब कंपनी ये क्यों करती है? ताकि वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को रिड्यूस कर पाए और अपने इक्विटी बेस को स्ट्रेंथन कर पाए। ओके, उसके बाद होता है कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है जब एक कंपनी अपने लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस को रीनेगोशिएट करती है अपने क्रेडिटर्स के साथ ताकि वो अपनी डेट रीपेमेंट कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव कर पाए। ओके, उसके बाद होता है लीवरेज्ड बायआउट। देखो, लीवरेज्ड बायआउट एक ऐसा एक्विजिशन होता है जिसमें किसी कंपनी को खरीदने के लिए ज़्यादातर पैसा डेट यानी कि लोन के थ्रू अरेंज किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें एक्वायर्ड कंपनी के असेट्स और फ्यूचर कैश फ्लोज को लोन की सिक्योरिटी के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब इन सिंपल वर्ड्स लीवरेज बायआउट बायआउट में कंपनी को मेनली बोरोड फंड्स यानी डेट की हेल्प से एक्वायर किया जाता है। ओके, उसके बाद होता है इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग। इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है एक कंपनी के इक्विटी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना बाय इशुइंग न्यू शेयर्स, राइट शेयर्स या फिर बोनस शेयर्स टू दी शेयर होल्डर्स। ओके, ये होता है इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग। उसके बाद होता है डाइवेस्टिचर। देखो, डाइवेस्टिचर का मतलब होता है कंपनी के एक पोर्शन को सेल कर देना, मतलब या तो कंपनी की असेट्स को या कंपनी की सब्सिडायरीज को या किसी डिविजन्स को सेल कर देना ताकि वहाँ से फंड्स जनरेट हो पाए और कंपनी अपने कोर ऑपरेशंस पे फोकस कर पाए। ओके, उसके बाद होता है डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब जहाँ पे मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को, अपने शेयर्स को प्राइवेट इन्वेस्टर्स या फिर पब्लिक को सोल्ड कर देते हैं, सेल कर देते हैं। ओके, सो ये कुछ मेजर मेथड्स होते हैं फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग के। ओके, सो गाइज, ये था आज का रैपिड रिवीजन वीडियो फॉर एमएमपीसी 14। हमने इसमें सारे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आई होप ये रिवीजन वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इस रैपिड रिवीजन वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट ज़रूर चेक करना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।